भारत के संविधान के लागू होने के बाद जो आरक्षण लागू हुआ है, क्या सचमुच संविधान की मूल भावना के तहत लागू हुआ है? भारत सरकार को इस निर्णय को लागू करने से पहले एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। कितनी सीटें सृजित करी, कितनी सीटें भरी और कितनी सीटें खाली हैं अभी तक, और क्यों खाली हैं इसका कारण भी बताए श्वेत पत्र में। किस प्रकार आज भी जाति सूचक गालियां दी जाती है। प्रेसिडेंट को भी कहा जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट, दलित प्रेसिडेंट, फर्स्ट चीफ दलित चीफ जस्टिस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, उसमें यह बताया है 125 दलितों के साथ वारदातें डेली होती हैं, 6 रेप होते हैं। सिविल सर्वेंट लोग बारात निकालने के लिए पीसीएस अधिकारी तक पुलिस का संरक्षण मांग रहे हैं। डांडिया करने जाता है बच्चा तो मार दिया जाता है, मोछे रख लेता है तो मार दिया जाता है, और तो और अगर वो मोटरसाइकिल पर रास्ते से भी निकल जाए तो भी मार दिया जाता है, और नहीं तो भाई उसकी हिस्ट्री शीट बन जाती है। अनटचेबिलिटी रिपोर्ट में आज भी जो है सबसे ज्यादा अनटचेबिलिटी विद्यमान है इंडिया के अंदर। ये जो आरक्षण है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इट इज नॉट ए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। जैसे मनरेगा है वो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। पढ़ेंगे वेद तो जिभ्या काट ली जाएगी, सुनेंगे तो पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या आप बदलाव ला पाए हो? क्या चमरौटी बमनौटी के पास आ गई है? क्या ठकुरैया जो है पसियाने घुसियाने दुबियाने के पास आ गया है? कहावतें देखिए, बिटिया चमार की नाम रजरनिया है, वो चमार सियार बड़े होशियार, मार पड़े तो भाग पड़े और लूट पड़े तो टूट पड़े। करिया बहमन गोर चमार इनके संग न उतरे पार। ये क्या हट गई हैं? ओ यू डोंट हैव मेरिट, आपके पास तो जो योग्यता नहीं, आप यहां कहां से आ गए? यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो मेरिट को अंग्रेजी में बदल दिया था। तो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST जो रिजर्वेशन है उसमें सब कैटेगरी लागू करके एक देश में एक द्वंद्व छेड़ दिया है कि जो सब कैटेगराइज जो रिजर्वेशन का किया है, इससे कहीं ना कहीं जातियों में बंटवारा पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार जी। सर, कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बंटवारा किया है, कोटे के अंदर कोटा दिया गया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें केवल एक बात है कि ये केस बहुत पुराना है, 1975 से ये चल रहा है। और सबसे पहले कैटेगराइजेशन जो है पंजाब की सरकार ने किया था, और उन्होंने जो है 2 कैटेगरी बना दी थी। उसके बाद उसी को ढर्रा अपनाते हुए तमिलनाडु ने कर दिया था, लेकिन तमिलनाडु वाला ठीक से चला नहीं। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने कर दिया और उन्होंने 4 कैटेगरी बना दी। करीब 20 साल के आसपास पहले जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और उससे कहा गया कि भाई ये क्या जायज़ है कि नहीं है। जो 5 मेंबर बेंच थी उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। उन्होंने 7 मेंबर बेंच की दे दिया, और 7 मेंबर बेंच का ये फैसला 1 अगस्त को आया। ये देखेंगे कि इसके अंदर सबसे बड़ी टेक्निकलिटी ये है कि कोर्ट के समक्ष ये था कि क्या जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है, जो संविधान की धारा संविधान के अनुच्छेद 341 से बनती है, जिसमें प्रेसिडेंशियल असेंट होता है, उसके अंदर राज्य बंटवारा कर सकते हैं। यानी कि राज्य जो हैं जातियों को उसके अंदर शेड्यूल कास्ट डाल सकते हैं और फिर उनके अंदर फाड़ कर सकते हैं। ये बात जो है परमिसिबल है या नहीं है, इसको टेस्ट करना था। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, इसको किया जा सकता है, और उनका मानना था वो इसलिए किया जा सकता है कि दलितों के अंदर स्वयं जो है भेदभाव होता है, और इसलिए सब दलित बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के इसका आकलन करें, तो हमको लगता है कि सबसे पहले जो आरक्षण की बात हुई थी उसमें हमें जाना पड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर के उस इतिहास में, और वो इतिहास है हमारा जो पूना पैक्ट का। और पूना पैक्ट के अंदर ये कहा गया था कि हम आरक्षण देंगे। जब आरक्षण देने की बात चली तो उसके बाद पूरा पैक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ था,
इसलिए डिसाइड हो गया। लेकिन जब संविधान बन गया और उसके बाद पार्लियामेंट बन गई, देश आज़ाद हो गया, तो लोगों ने कहा कि अब कौन डिसाइड करेगा जातियां कौन होंगी। तो बाबा साहब का ये मंतव्य था पार्लियामेंट्री, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में बोल रहे थे कि अगर राज्यों को इसका अधिकार दे दिया गया तो जो जातियां वोकल होंगी, जो अपनी आवाज़ ज़्यादा उठाती होंगी, उनका राजनैतिक जो है मतलब द्वेष निकाला जाएगा और उन जातियों को हो सकता है कि आरक्षण न मिले, बाहर कर दिया जाए। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि पार्लियामेंट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो भारत क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों की नुमाइंदगी करती थी, इसलिए वो सर्वोपरि है। इसलिए पार्लियामेंट को ही यह हक होगा कि वो किस प्रकार जातियों की लिस्ट बनाए और तब प्रेसिडेंशियल असेंट के पास चला जाएगा, यानी कि उस राष्ट्रपति उसको वैधता प्रदान कर देंगे। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत डिसाइडेड है कि पार्लियामेंट सर्वोपरि है और पार्लियामेंट सर्वोपरि ही जो है वो घोषित कर सकती है कौन सी जातियां। और इसीलिए जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं, बेला एम त्रिवेदी ने यही बात अपने डिसेंटिंग जो है जजमेंट में दी कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम राज्यों को अधिकार दे देते हैं कि वो इसमें सब कैटेगराइजेशन कर दें लिस्ट में, तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 341 की अवहेलना होगी, पार्लियामेंट की अवहेलना होगी और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने जो असेंट दिया उसकी भी अवहेलना होगी। लेकिन उसके बावजूद 4 मेंबर, जो 6 मेंबर और थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमिसिबल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात उठ करके आई कि वो ये कह रहे हैं कि दलितों के अंदर भी भेदभाव है और इसलिए लिस्ट जो है बदली जा सकती है और इसमें कुछ पीछे छूट गए हैं और इसलिए उनको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं और इसलिए लिस्ट को हमें सब कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन सर, जो पंकज मित्तल हैं वो कह रहे हैं, जो जस्टिस पंकज मित्तल हैं, उन्होंने कहा है कि एक पीढ़ी को जिसे रिजर्वेशन मिल गया उसे रिजर्वेशन अब नहीं मिलना चाहिए। देखिए, उसमें हम लोग जो है ऐसा करेंगे कि हम उसको बाद में रखते हैं, क्रीमी लेयर का इश्यू हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो जजमेंट सब कैटेगराइजेशन का है, क्या ये वास्तविकता में संवैधानिक है? अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो मैंने 565 पन्ने का जो जजमेंट आया है उसको मैंने देखा और इसके अंदर आप अगर जजमेंट को देखेंगे तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा जी ने इसमें 140 पेज का जजमेंट लिखा है और BR गवई साहब ने, जस्टिस BR गवई ने 281 पेज, 565 में 281 पेज उन्हीं का है और बेला एम त्रिवेदी जी ने 86 पेज का लिखा और बाकी 3 जो मतलब विक्रम नाथ जी उन्होंने 2 पेज का और पंकज मित्तल जी ने 54 पेज का और सतीश चंद्र शर्मा जी ने 2 पेज का। तो अपने आप में मैं ये देख रहा था कि इस 565 पेज में क्या भारत के संविधान के लागू होने के बाद जो आरक्षण लागू हुआ है, क्या सचमुच संविधान की मूल भावना के तहत लागू हुआ है और उसके अंदर संवैधानिक नैतिकता क्या दिखाई पड़ रही है? तो इसकी बात वहां पर नहीं की गई है। अगर आप इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं करेंगे तो आप ये कैसे मान लेंगे कि कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और बाकी जातियां छूट गई हैं? क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वो सच्चाई हो ये जरूरी नहीं है। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे तो ये नहीं होता है। वैज्ञानिक तौर पे तो ये बता दिया गया है कि ना सूरज निकलता है ना सूरज डूबता है। तो इसलिए जब आप निर्णय दे रहे हैं और वो भी भारत में कम से कम नहीं 30-35 करोड़ आबादी पर, तो कम से कम आपको वैज्ञानिक रूप से आकलन करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ आकलन करना चाहिए। अगर ये वैज्ञानिक रिसर्च नहीं है तो फिर किस प्रकार आप भाग्य का जो है निर्धारण कर रहे हैं इतनी बड़ी जमात का? तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये बात पूछनी चाहिए और संविधान के जानने वाले
बताएंगे कि क्या सचमुच भारत में संविधान की मूल भावना के तहत कभी आरक्षण लागू हुआ। मैं आपको इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 1961 में 27 जून 1961 में जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री और इतने टावरिंग पर्सनालिटी, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि यद्यपि हम वी आर टाइड विथ एक्चुअली कन्वेंशंस बट आई डू नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन एंड अगर हम जो है मैं किसी प्रकार का आरक्षण मुझे पसंद नहीं है और अगर हम आरक्षण देते हैं तो हम दोयम दर्जे के लोगों को आगे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए कि नेहरू के कद का व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद का व्यक्ति 1961 में अगर अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे तो क्या किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत होगी कि आरक्षण को लागू कर दे? और सचमुच ये नहीं हुआ। 70 तक दशक तक आते आते हमने ये देखा कि जुमला हुआ करता था, जब भी आरक्षण की भर्ती होती थी तो लिखा जाता कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, और इसलिए हमने आरक्षण नहीं दिया। अब कह रहे हैं नॉट सुटेबल। अब इसके बाद क्या हुआ कि कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल तो बैकलॉग वैकेंसी बढ़ती चली गई। अच्छा, बैकलॉग वैकेंसी में लोगों ने कहा कि भाई बैकलॉग वैकेंसी भरने के लिए हम एक मुहिम निकालते हैं और स्पेशल ड्राइव निकलते थे बैकलॉग वैकेंसी भरने के। लेकिन होता क्या था, उसमें एक क्लॉज था कि अगर 3 बार एडवर्टीजमेंट किया गया और हमको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं मिले तो उनको चौथी बार हम जनरल कास्ट से भर देंगे। तो ये लगातार चलता रहा, है ना। तो फिर से 3 बार उसको वो करते थे और चौथी बार सवर्ण से भर देते थे, तो फिर से जो है हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ, यानी कि आरक्षण लागू ही नहीं हुआ। जब आरक्षण लागू ही नहीं हुआ तो कैसे आप कह रहे हैं कि मलाई बन गई है? जब दूध ही नहीं आया तो उसमें मलाई कैसे पड़ गई? अब क्या हुआ, जब आगे बढ़े तो लोगों ने कहा नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड से जनरल कास्ट से इसको नहीं भर सकते, कानून बना। अब जब कानून बन गया तो क्या कहने लगे लोग, जब आरक्षण की नियुक्ति हुई, कैंडिडेट्स नॉट फाउंड सूटेबल। अब संविधान की अनुच्छेद 335 के तहत आरक्षण आता है और उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था कि क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कीपिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब बताइए कि जो एफिशिएंसी है उसको आपने क्लॉज लगा दिया तो कहा कि भाई ये तो इनके पास नंबर नहीं है तो एफिशिएंट नहीं होंगे, तो फिर नहीं भरा गया। उसके लिए 1976 में फिर से एक कानून बदला गया कि भाई एफिशिएंसी क्लॉज को थोड़ा शिथिल किया जाए, नंबर से एफिशिएंसी का नहीं। अब आते आते 80 के दशक में कैंडिडेट नॉट सूटेबल होने लगा और 90 में आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन आ गया। तो जितना आपने देखा 1950 में अगर हमारा संविधान लागू हुआ तो 40 वर्षों तक कभी भी आरक्षण ठीक से नहीं भरा गया और प्राइवेटाइजेशन के बाद तो फिर सब चीज प्राइवेटाइज होने लगी। और प्राइवेटाइजेशन के समय में एक आंकड़ा था, मैं तस्दीक नहीं कर पाऊंगा इस समय, कि 10 लाख वैकेंसी शेड्यूल कास्ट की खाली थी, नहीं भरी गई थी, और वो 10 लाख वैकेंसी कहां चली गई? आजकल तो पानी पिलाने वाले को भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है, सफाई कर्मियों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। पहले तो वैकेंसियां थी, तो नौकरियां जो हैं वो खत्म होने लगी और इसलिए केवल और केवल बची किसमें? चंद क्लास 1 क्लास 2। आज ही एक आर्टिकल आया है जो है रमा नागराज का, और उन्होंने बताया है कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इसका लाभ उठाए ले रहे हैं और इसमें क्रीमी लेयर लगना चाहिए, तो इसके अंदर इन्होंने कहा जब कोटा पूरा ही नहीं हुआ, अभी इसमें बताया कि क्लास 1 में केवल 10% नौकरियां भरी गई, और अगर आप चले जाएं यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर में केवल 7.5% और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें केवल 9%। यानी कि जब संविधान के प्रदत्त आरक्षण में कोटा ही पूरा नहीं हुआ है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ जातियां मलाई खाए जा रही हैं? अगर कोटा पूरा कर देते तो कहते कि हाँ भाई ठीक है कुछ जातियां ले रही हैं, लेकिन जब कोटा ही पूरा नहीं हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ जातियां उसका लाभ उठा रही हैं? देखिए, देश की सर्वोच्च संस्था जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसे वो अगर किसी डेटा को नहीं सामने रख के कोई डिसीजन दे रही है तो उस पर भरोसा कैसे करेंगे? इसीलिए
ये जो आज के राजनेता हैं, और आज ही मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि आपने जो सामाजिक पिछड़ापन है उसका कोई भी डेटा नहीं रखा है। दूसरा, आपने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का, जो 74 वर्षों तक 74 वर्षों से संविधान के अंदर प्रदत्त आरक्षण किस प्रकार लागू हुआ है, वो तो नहीं रखा। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को इस निर्णय को लागू करने से पहले एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। श्वेत पत्र में यह बताना चाहिए कि 74 वर्षों में सरकारों ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने कितनी सीटें सृजित करी आरक्षण के अंदर, और तो और कितनी सीटें सृजित करी, कितनी सीटें भरी और कितनी सीटें खाली हैं अभी तक, और क्यों खाली हैं, क्यों खाली हैं इसका कारण भी बताए श्वेत पत्र में। दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन के तहत, निजीकरण के तहत पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, चाहे बैंक हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जो है और भी बहुत सारे उपक्रम थे जो कि जैसे एयर इंडिया आज प्राइवेटाइज हो गया, उसके आरक्षण का अब महत्व ही नहीं बचा, तो वो तो नौकरी चली गई। अब जब नौकरियां चली गई तो कितनी हानि हुई है प्राइवेटाइजेशन से, ये पूरा का पूरा श्वेत पत्र आना चाहिए। उसके बाद आप कहिए कि ये निर्णय दे रहे हैं कि आप सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए, कुछ जातियों ने लाभ उठाया, हम मान लेंगे। लेकिन जब तक वैज्ञानिक आकलन नहीं है, वैज्ञानिक डेटा नहीं है, केवल कपोल कल्पित कथाओं पर, केवल अवलोकन के आधार पर आप जातीय दंश की बात नहीं कर सकते। अभी बात हो रही थी कि किस प्रकार आज भी जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, और जाति सूचक जाली नहीं, प्रेसिडेंट को भी कहा जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट, दलित प्रेसिडेंट, फर्स्ट चीफ दलित चीफ जस्टिस है, और जिसे कहना चाहिए दलित प्रोफेसर, दलित डॉक्टर, दलित चिंतक, चिंतक भी दलित हो जाता है। यानी कि अस्मिता के आधार पर आज भेदभाव निरंतर जारी है। और आपने देखा होगा कि दलितों को आज भी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है उसमें यह बताया है 125 दलितों के साथ वारदातें डेली होती हैं, 6 रेप होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि अगर इस तरह की तो घटनाएं दलितों के साथ नहीं होती। नहीं, तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, और उसमें आपको पता होगा कि लोग बारात निकालने के लिए, सिविल सर्वेंट लोग बारात निकालने के लिए पीसीएस अधिकारी तक पुलिस का संरक्षण मांग रहे हैं। डांडिया करने जाता है बच्चा तो मार दिया जाता है, मोछे रख लेता है तो मार दिया जाता है, और तो और अगर वो मोटरसाइकिल पर रास्ते से भी निकल जाए तो भी मार दिया जाता है, और नहीं तो भाई उसकी हिस्ट्री शीट बन जाती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो केवल और केवल जो दलित समाज है उसके अंदर, दलित समाज दलित से नहीं कर रहा है, वो तो सवर्ण समाज दलित से कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना कि नहीं हम 70 साल में आगे बढ़ गए हैं, तो उसको केवल कह देने से नहीं, उसको डाटा से प्रूफ करना पड़ेगा कि कितनी वारदातें। अभी ये रिपोर्ट आई है आपको, वर्ल्ड अनटचेबिलिटी रिपोर्ट में आज भी जो है सबसे ज्यादा अनटचेबिलिटी विद्यमान है इंडिया के अंदर, ये बात बताया जा रहा है। और यही अगर आप मनः स्थिति में, साइकोलॉजी में परिवर्तित करते हैं तो कैसे बहन जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, चन्नी के लिए क्या नहीं कहा गया। तो जो बातें एकदम जिसे कहना चाहिए स्थापित नहीं है, उनको डेटा से स्थापित करनी पड़ेगी। केवल वक्तव्यों से किसी चीज को स्थापित करना या उसको प्रूफ करना, ये कम से कम मजाक है। तो लेकिन यही तो सर था जब अंबेडकर, जो बाबा साहब अंबेडकर थे, ये कोई जो रिजर्वेशन कोई इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये सोशली जिसे सामाजिक बराबरी के लिए ये दिया गया था। हाँ। लेकिन आज इसको तो दूसरी तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो सोचने का नजरिया है उसको मुझे लगता है कि पूरे भारत में उसको प्रचारित करना पड़ेगा कि जो आरक्षण है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इट इज नॉट ए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, जैसे मनरेगा है वो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ये जो था ये प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम था कि जिन समाजों को सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों तो लोग कहते हैं, मैं तो सैकड़ों ही कह रहा हूं, सदियों से सत्ता, शिक्षा,
संसाधन, न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय, इनसे पृथक किया गया। और यही नहीं कि बाकायदा कहा गया कि नहीं, अगर आप पढ़ेंगे वेद तो जिह्वा काट ली जाएगी, सुनेंगे तो पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, और तो और आप अगर जो है कॉलोनियलिज्म ब्रिटिश टाइम में भी देखें तो जब बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले गए तो बाकायदा वहां पर उनको मार के भगा दिया गया। और इसीलिए ज्योतिबा फूले को अलग से अस्पृश्यों के लिए स्कूल खोलने पड़े। तो यह नहीं कि ब्रिटिश ने उनको शिक्षा देना शुरू कर दिया, वो तो आर्मी के अंदर बाबा साहब तो इसलिए पढ़ गए क्योंकि आर्मी के अंदर उनके पिताजी थे, वरना जो है वो पढ़ नहीं सकते थे अगर जनरल होते। तो इसलिए ये जो आज हम आरक्षण को बदल करके, और स्पेशली जब से EWS का आरक्षण हुआ है, जबकि संविधान के अंदर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसमें संशोधन करके आर्थिक आरक्षण पर जब आपने रिजर्वेशन दे दिया, और वो भी क्या, केवल 1 साल का आपको डेटा देना है कि हम 8 लाख नहीं कमा रहे। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। फेक डॉक्यूमेंट कैसे, आपने लीव विदाउट पे ले लिया 1 साल के लिए और रिटर्न भर दिया कि ये हमारी इनकम 0 है, तो आपके बच्चे को जो है आरक्षण मिल गया। लेकिन यहां तो हजारों वर्षों से शिक्षा, संसाधन, राजनीति, धर्म, संस्कृति सबकी हानि हुई। अगर हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये हानि हुई है तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए आरक्षण बनाया गया था। यह नहीं कि आप गरीब हैं तो आपको जो है अमीर बनाने के लिए आरक्षण लगाया गया, नहीं, क्योंकि इन समाजे को एन केन प्रकारेण जो है सत्ता से दूर रखा गया, संसाधन से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया, संस्कृति से। कलवा, पथरू, गिधड़ू, चथड़ू ये नाम रखे जाते थे। ये संस्कृति का जो है क्षय था उनकी। इनको मरे हुए जानवर के लिए खाने के लिए मजबूर किया जाता। तो ये इतना बड़ा इतिहास, और कहीं भी जो है कह रहे हैं कि बदलाव, अरे बदलाव, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो तो प्रकृति का नियम है। लेकिन क्या आप बदलाव ला पाए हो? क्या चमरौटी बमनौटी के पास आ गई है? क्या ठकुरैया जो है पसियाने, घुसियाने, दुबियाने के पास आ गया है? वो तो आज भी उसी तरह बना हुआ है। और अगर कोई निकल जाए तो कहावतें देखिए, बिटिया चमार की नाम रजरनिया है, वो चमार सियार बड़े होशियार, मार पड़े तो भाग पड़े और लूट पड़े तो टूट पड़े। तो ये जो कहावतें हैं आज भी, करिया बहमन गोर चमार इनके संगे न उतरे पा, ये क्या हट गई हैं? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये जितनी कहावत, अरे क्या चोरी चमारी करते हो, सीधे सीधे ये उल्हानाएं जो हैं आज भी उसी तरह, और थोड़ा सा परिष्कृत रूप में विश्वविद्यालयों में, न्यायालयों में थोड़ा सा परिष्कृत रूप हो गया। ओ यू डोंट हैव मेरिट, आपके पास तो जो योग्यता नहीं, आप यहां कहां से आ गए? यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो मेरिट को अंग्रेजी में बदल दिया था। तो ये जो, इसलिए जितना सामाजिक, आर्थिक, जो सांस्कृतिक ये जो आंकड़ा है, जब तक वो नहीं रख कर आ जाएगा तब तक इस पे निर्णय कि कुछ जातियां बढ़ गई हैं, आर्थिक रूप से बढ़ गई होंगी, लेकिन क्या सचमुच वो सामाजिक रूप से बढ़ गई हैं? आप अगर नहीं देखना है तो संडे का जो है मैट्रिमोनियल कॉलम देख लीजिए, पूरा जातिगत, उसमें तो अभी भी वही चला आ रहा है। और मैट्रिमोनियल कॉलम, वो जो है साइट शादी.com, उसमें भी जाति, उपजाति, उपजाति के आधार पर ही लोग विवाह के लिए मांग रहे हैं। तो क्या ये कहना सत्य होगा कि जाति खत्म हो गई? अरे जाति तो अब 7 समुद्र पार चली गई। अमेरिका के अंदर जाति युद्ध हो रहा है, लंदन में एक्चुअली जाति के खिलाफ जो है बाकायदा कानून पार्लियामेंट में पेश हो गया है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं जाति अब खत्म हो गई है, लोग बराबर हो गए हैं, समान हो गए हैं। और तो और देखिए कि आपने क्रीमी लेयर जब रखा, क्रीमी लेयर, तो इट इज बेसिकली अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, क्योंकि जो न्यायालय के सामने जो मौजू आया था डिस्कशन के लिए, उसमें क्रीमी लेयर का डिस्कशन ही नहीं था। जब आपके सामने वो नहीं है तो आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन को पार कर रहे हो, दूसरा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है क्योंकि आप उनको सुन नहीं रहे हो। और तो और ट्राइबल तो थे ही नहीं, अनुसूचित जाति तो थे ही नहीं, अनुसूचित जाति को भी आपने, अरे भाई क्या ये इस प्रकार का जजमेंट मैं देख रहा हूं कि रिसर्च की कमी है इस जजमेंट में। दूसरी तरफ इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो संविधान में प्रदत्त रहा है आरक्षण, उसका इंप्लीमेंटेशन पर कहीं एनालिसिस नहीं है, कोई आकलन नहीं है उसका।
और तो और जिस मौजू को आपके अंदर लाया ही नहीं गया उस पर भी निर्णय है। और तो जब तक आप सुने नहीं उस पार्टी को, तो हाउ कैन यू गिव? तो इसलिए जब तक उस व्यक्ति को न सुना जाए, उसके खिलाफ आप एक निर्णय दे दें, तो ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। क्या ये हो सकता है कि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST जिसे कहें, जिनकी सेकंड पीढ़ी जो आकर विश्वविद्यालयों में, सिविल सर्विस में, पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी देने लगी है, तो क्या इसका उनको डर आने लगा है? देखिए, राजनीति तो जिसे कहना चाहिए उसको किनारे कर दिया है। राजनीति में जाएंगे तो आपका आय नहीं ली जाएगी, उसमें क्रीमिलियर नहीं लगेगा, ये भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कि मेरा एक अध्ययन है छोटा सा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में करीब 100 SC ST टीचर्स हैं, है ना। बीच में लोग रिटायर भी हुए, कुछ गए भी। मैंने उन सब का अगर हम सामाजिक पृष्ठभूमि देखें तो किसी के भी पिताजी कहीं भी स्कूल टीचर भी नहीं थे। पहली पीढ़ी अभी आई है, उसमें केवल एक टीचर है जिनके पिताजी जो है प्रोफेसर थे और भी बड़े पदों पर, लेकिन बाकी के किसी के पिताजी कभी भी स्कूल टीचर भी नहीं रहे। हाँ, कहीं पर जिसे कहना चाहिए कुछ नौकरी क्लर्क की कर रहे होंगे, लेकिन उनके लोग यहाँ पर अब आए। अब आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने IAS का भी अध्ययन किया, उत्तर प्रदेश के करीब 50 IASओं की लिस्ट बनाई, उसमें केवल 2 IAS मुझे मिले जिनके बच्चे IAS या IPS बने। ज़्यादातर के बच्चों ने, PL पुनिया को आप ले लीजिए, उनका बच्चा IAS बन गया क्या? आप जंगी सिंह को ले लीजिए, वो क्या उनका बच्चा कोई IAS बन गया? तो इस प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल्स है। दानापुरी के बच्चों को देख लीजिए, IPS थे वो, उनके बच्चों को देख लीजिए, तो क्या बने? तो उसके अंदर ये बात एकदम प्रमाणित है कि अभी केवल पहली पीढ़ी आई है सिविल सर्विसेज में, और सिविल सर्विसेज का डाटा है 99.9% बच्चे पहली जनरेशन वाले सिविल सर्विसेज में आते हैं, वो दूसरी जनरेशन में नहीं आते। लेकिन ये बात आपने बहुत सही कही कि इसी वर्ग से सामान्य डरा हुआ है, इसी वर्ग से भारतीय समाज डरा हुआ है कि इनकी जो तरक्की है, जैसे लिटरेसी, हम लिटरेसी देखें रेट, उसकी साक्षरता की दर, तो इनमें बहुत तीव्र है और ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनको अब हम क्रीमी लेयर को निकाल दें, या जो एक सशक्त जाति उसको निकाल दें, दूसरी को रखें। अब दूसरी को जब आप रखेंगे तो उनकी वो शिक्षा की अभी तैयारी नहीं है, फिर आप लिखने लगेंगे कि कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, तो आपका वो आरक्षण रखा रह जाएगा जो पहले से करते आ रहे थे, जो पहले से, और इनको आपने निकाल दिया है। तो जब इनको निकाल दिया है तो ना इनका मिलेगा और उनको मिलेगा, तो फिर आरक्षण नागण्य हो जाएगा। लेकिन उसके बरक्स दूसरी तरफ देखिए कि सवर्ण समाज के लोग तो यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, पॉलिटी, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री सब जगह थे, उनका प्रतिनिधित्व सब जगह था, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व को 10% और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए दे दिया गया EWS, और यहां के लोग कहीं प्रतिनिधित्व में नहीं है। आप देख लीजिए, एक चीफ जस्टिस आया, अभी एक जस्टिस आए, उसके पहले एक जस्टिस थे, उसके पहले तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो भी इसी के समर्थन में बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं, जजेस का प्रतिनिधित्व नहीं है। यहां तक कि आप देखेंगे, प्रोफेसर का हमने बताया आपको प्रतिनिधित्व नहीं है। वाइस चांसलर, जहां पर रिजर्वेशन नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं है। 45 यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल, उसमें एक ST का जो पिछली सरकार में था उसको ही अभी वाइस चांसलर बनाया गया, वहां रिजर्वेशन नहीं है, तो वहां तो आ ही नहीं सकता। जैसे कि दिल्ली के 80 कॉलेज हैं, यहां पर रिजर्वेशन नहीं है, तो इसका मतलब कि जहां पर रिजर्वेशन नहीं है वहां तो मिल ही नहीं सकता, और इसलिए रिजर्वेशन किया गया था कि जहां पर रिजर्वेशन नहीं है वहां पर भाई अगर आप नहीं करेंगे तो इनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाएगा। और ये बात प्रूफ हो रही है। ये डेटा सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता है? यही मैं पूछ रहा हूं, जब उनको जो है रिजर्वेशन देना था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमको आंकड़ा चाहिए, हमको आंकड़ा चाहिए कि बैकवर्डनेस का आंकड़ा दो। अरे भाई, दलित समाज बैकवर्ड है, ये तो घोषित है उसी पर तो, लेकिन उनको आंकड़ा चाहिए, है ना। और वो चाहते तो शेड्यूल कास्ट से ले लेते, लेकिन नहीं लिया। दूसरा, ये इफिशिएंसी बाधित करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए।
अब आप बताइए कि दलितों का आरक्षण हो जाएगा और किसी राज्य के अंदर उसके एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी बाधित हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या दलित सही होगी? ये कैसे आप गणना करेंगे? ये तो आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते। किसी भी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी, प्रभावशीलता जो है वो कैसे बाधित हो रही है और केवल दलितों के ऊपर हो रही, तो क्या वो होगा? नहीं होगा। और तीसरा आंकड़ा मांगा, क्या रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व है। अरे प्रतिनिधित्व नहीं है तभी तो मांग रहे हैं वो। तो जो आंकड़े एक तरह से शाश्वत सत्य थे कि सूरज पूरब से निकलता है, उसका भी वो आंकड़ा मांग रहे थे, लेकिन यहां तो आंकड़ा नहीं मांगा कि अभी तक 70 वर्षों में कैसे इंप्लीमेंट हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरे निर्णय में हम कहते हैं इसको जजमेंट तो है लेकिन जस्टिस नहीं है। निर्णय तो है लेकिन न्याय नहीं है। अगर न्याय होता तो मुझे लगता है आंकड़ों के साथ आप ऐसा निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन सर इसके साथ जब देख रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल हो गए, चाहे फिर सॉलिसिटर जनरल हो गए, चाहे जैसे पंजाब हो गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, या फिर स्टेट की चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, सभी ने इसका समर्थन किया। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो लोग वहाँ पर थे वो लोग तो इसके पक्ष में हमेशा ही से रहे हैं। राजनीतिक द्वेष के कारण या राजनीतिक मनस्थिति के कारण उनको आरक्षण कभी नहीं अच्छा लगा। और ये तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेटर से आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जितनी सरकारें आई हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, अगर उनका जो है क्रियान्वयन देखें आरक्षण का, तो बड़ा ही नकारात्मक रवैया रहा है। और उसी में आप देखेंगे कि कभी भी एक सकारात्मक निर्णय, जिसको हम जस्टिस कह सकते हैं, वो दलितों के लिए आया हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कोई आकलन हो रहा है तो उसमें इस पूरे इतिहास को खंगाला जाए और सामाजिकता के आधार पर बराबरी कितनी हुई है उसका भी एक आकलन किया जाए। ये कुछ केसेस की वानगी, कुछ केसेस को रेफरेंस बना करके इतना बड़ा निर्णय देना मुझे नहीं लगता है कि एक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक फैसला है। लेकिन सर दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कुछ जातियां, जो SC ST की कुछ जातियां इसका कह रही हैं कि बहुत स्वागत योग्य इसका निर्णय है, जिसमें देख रहे हैं वो लोग। तो क्या उनमें से अगर देखा जाए, मैंने भी रीड किया है, तो वही जातियां जिनका जो शैक्षणिक उनका जो अनुपात है वो बहुत ही नामात्र है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए भारत में 7-8 जातियों को देख लें जिनका जो नंबर है, जिनकी जनसंख्या बहुत है। जैसे उत्तर प्रदेश में चमार और पासी और धोबी, इनकी जनसंख्या बहुत है। उधर चले जाएं अगर बिहार में, तो वहाँ पर पासवान और वहाँ पर भी धोबी, रजक जो लिखते हैं, और चमार वहाँ पर भी डोमिनेंट है। उसके बाद और आगे बढ़े मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर इसी तरह चमार समाज ज़्यादा है। अगर राजस्थान में आएंगे तो बैरवा ज़्यादा हैं। उधर चले जाएं साउथ में तो माला और मादिगा ज़्यादा हैं। कर्नाटका में होलियार ज़्यादा हैं और महार ज़्यादा हैं, है ना। और इस तरह के लोग नंबर से ज़्यादा हैं। जब आप नंबर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यही लोग सब खाए जा रहे हैं और दूसरी जाति, जैसे उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं। अब 66 के तो नाम भी नहीं पता होंगे, कैसे प्रतिनिधित्व दोगे, है ना। तो ये जो जातियां हैं, इनको अगर आप आंखों से देखेंगे, अवलोकन के आधार पे देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि यही सब खाए जा रहे हैं। लेकिन हम एक इंग्लिश में शब्द है इंडिसीज, सूचकांक बनाते हैं। यानी कि अगर हम एक जाति को लें तो पहले हम देखें कि 1000 में कितने लोग नौकरियों में आए हैं, या 1000 में कितने लोग साक्षर हैं। मैंने एक अध्ययन किया था उत्तर प्रदेश का कि मैंने 5 दलित जातियों को लिया, चमार, उसके साथ जाटव, धूसिया, कुरील, ये सब मिला करके, दूसरा जो है धोबी, तीसरा पासी, चौथा कोरी और 5वां वाल्मीकि। मैंने देखा कि इन सब के अंदर जो साक्षरता की दर है वो है 17%। 17%, 20% के आसपास सब में है। अगर हम चमार के बीच में, जाटव के बीच में 17% लगाएं तो उनकी जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ में से 1 करोड़ तो उनकी है। तो 1 करोड़ में 20% हमेशा ज्यादा लगेगा ना,
जी सर। लेकिन अगर प्रतिशत लगाएंगे कि 100 में से 20 उनके भी पढ़े हैं और धोबियों में भी 100 में से 20 पढ़े हैं, पासियों में भी 100 में से 20 पढ़े हैं, तो अगर 20-20 सब जगह पढ़े हैं तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हुआ? और उसी तरह अगर आप नौकरियों में जाएंगे तो उसकी भी एनालिसिस कर लें, इंडिसेस निकाल लें कि पर 1000 कितने लोग नौकरियों में गए हैं। अगर इसका आंकड़ा बना लें तो मुझे लगता है कि उनको पता चल जाएगा जो जातियां कम नंबर की हैं उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं आपको जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है में बराबर मिलेगा। और उसके लिए ये दलित जातियां ही जिम्मेदार नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं। डिस्क्रिमिनेट तो उनको सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं। या मान लीजिए हम कोई चाय की दुकान खोलना चाहें, छोटी हम जात के हैं, और उसमें लिख दें हम धोबी जो है चाय शॉप, तो कोई पीने आएगा? या कोरी चाय शॉप को पीने आएगा? तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन जनरल समाज का आदमी उनके साथ कर रहा है ना। वाल्मीकि टी शॉल, तो कोई आ जाए खरीद ले वहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दलित समाज के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो पीछे नहीं रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन है सवर्ण समाज का, जनरल समाज का, जिसको कि रेखांकित नहीं किया जा रहा है इस फैसले में। यही चीज उन्होंने दिमाग में इनके डाली है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये फैसला इस बात में परिवर्तित ना हो जाए कि जो जातियां अभी जिनको प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं मिलवाया है वो अपने ही भाई को दुश्मन ना समझने लगे। तो वो समझ रहा है, ये डर बढ़ गया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है फैसला लागू होना। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि गवाई साहब ने कहा कि इसको लागू किया जा सकता है ना। और तो और उन्होंने कहा कि भाई जो क्रीमी लेयर है उसके लिए उन्होंने लिखा कि इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, है ना। और लॉ कैन बी करेक्टेड, लॉ की करेक्ट पोजीशन यही होगी। और उन्होंने साथ में लिख दिया कि इसका क्राइटेरिया बैकवर्ड क्लास के क्राइटेरिया से अलग होना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया कब डिसाइड होगा और कौन डिसाइड करवाएगा? जो सरकार करवाएगी वो झेलेगी फिर। लेकिन सर जो जस्टिस दीपक मित्तल हैं उन्होंने एक और बात कही थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानना भी। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की वजह से कोर्टों के अंदर केस बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। नहीं, मैंने तो देखा नहीं, उसको पढ़ा नहीं है। अच्छा, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, उन्होंने ये बात बोली है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यही मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये कह दिया है तो देखिए ऑब्जर्वेशन होता है एक, जिसको हम लोग लॉ के लैंग्वेज में ओबिडा डिक्टा कहते हैं। तो वो ओबिडा डिक्टा है, वो उनका ऑब्जर्वेशन होगा कि उनके घर के आसपास कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। जैसे जब आंदोलन करते हैं रिजर्वेशन में, अगर कोई गड़बड़ आती है तो उससे उपद्रव बढ़ते हैं, बहुत सारी हिंसा फैलती हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली हैं। नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जजमेंट का हिस्सा होगा, ये उनका ऑब्जर्वेशन होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज का जो भी प्रदर्शन होता है उसमें कभी हिंसा नहीं होती। ये बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में 14 और टांग का आंदोलन किया, उसमें उन्होंने हिंसा नहीं करी, सवर्ण समाज ने आके अटैक किया पानी लेने में। उसके बाद कालाराम टेम्पल पे जब उन्होंने किया तो दरवाजे नहीं खुले, 5 साल तक 7 साल तक दरवाजे बंद रहे, भगवान को बंद कर लिया लेकिन कोई उपद्रव नहीं हुआ। मान्यवर कांशीराम को जब लोगों ने कहा कि इनकी बच्ची है तो मान्यवर कांशीराम ने जाकर के बाकायदा दैनिक जागरण का घेराव किया, लेकिन कहीं हिंसा नहीं हुई। और 2 अप्रैल 2018 में भी कोई हिंसा नहीं हो रही थी, शाम के 5 बजे तक हिंसा नहीं थी। 5 बजे के बाद बाकायदा वो प्रायोजित की गई जिससे कि ये बदनाम किया जा सके। तो मुझे लगता है कि दलित समाज के लोग वैसे भी बाबा साहब के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हिंसा कैसे कर सकते हैं? और इसलिए ये प्रमाण अगर नहीं दिया जा रहा है तो ऑब्जर्वेशन को मेरे ख्याल से इतना सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन एक और सर यहाँ पर जो मेरे मन में बात आई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा और लोग भी जानना चाहेंगे कि जो पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, वो अक्सर कर ज़्यादातर बौद्धिक रूप से सक्षम है। जो आगे आ रही है वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर भी हो रही है, जानने की कोशिश कर रही है। क्या यही वजह हो सकती है जिस वजह से उनमें डर का माहौल सा हो सकता है? देखिए, ये बात तो एकदम सही है कि जो सेकेंड जनरेशन आएगी वो ज़्यादा
सक्षम होगी, सक्षम नहीं बल्कि उसको सब दांव पैतरे भी आते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि उसने नहीं सीखा होगा, और वह दृढ़ता लेकर के आएगी, जिसको हम लोग कहते हैं असर्शन, तो दृढ़ता भी लेकर के आएगी, और दृढ़ता ही नहीं, वो आत्मनिर्भर सत्ता, आत्मनिर्भर चिंतन, आत्मनिर्भर शिक्षा, इन सब की ओर बढ़ना चाहेगी। अपने नायकों को वो देखना चाहेगी, अपनी नायिकाओं को देखना चाहेगी, अपने आप को देखना चाहेगी। तो इसलिए दलित साहित्य निकला, एक तरफ दलित राजनीति निकली, अभी तो बहुजन वुड भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार आत्मनिर्भर जो असर्शन है, उवाच है, वो बढ़ता जा रहा है, और ये एक कारण हो सकता है कि लोग इस पे ब्रेक लगाना चाहते हों कि नहीं, इनको बहुत अधिक मिल गया, जबकि वो संविधान ने दिया है, आपने पर्सनल नहीं दिया है। एक और सवाल है सर, सभी पार्टियां जैसे कांग्रेस ने अभी जैसे कर्नाटक हो गया या आंध्रा हो गया, वहाँ पर लागू करने की सबसे जल्दबाजी दिखाई है। हाँ, नहीं, वो तो मुझे लग रहा है ना कि देखिए, ये एक तरह से टेस्टिंग द वाटर है ना, कितनी जान है दलित आंदोलन में, इसको टेस्ट कर क्या हम प्रयोगशाला हैं? मुझे लग रहा है ये प्रयोग है, क्योंकि किसी भी शीर्ष नेता ने, कांग्रेस के शीर्ष नेता तो इस समय खड़गे अगर अध्यक्ष माने, और सोनिया गांधी या राहुल गांधी या जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी से, या प्रधानमंत्री स्वयं, या अखिलेश यादव, या कोई भी शीर्ष नेता, उसने इसका समर्थन नहीं किया और विरोध भी नहीं किया। विरोध करने वाली पहली जो राष्ट्रीय लीडर हैं माननीय बहन जी मायावती जी हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये जो निर्णय है वह संविधान सम्मत नहीं है, यह निर्णय जो है असंवैधानिक है, और इससे बांटने की कोशिश की जा रही है दलित समाज को। तो इतना मुखर होकर के उन्होंने साफ साफ ये निर्णय लिया, इतना किसी भी राष्ट्रीय लीडर ने, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय लीडर ने नहीं लिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग अभी मौसम की तासीर को देख रहे हैं, नाप रहे हैं कि हमारी राजनीति को कहीं ये प्रभावित तो नहीं करेगा। तो समय समय पर इस तरह की चीज़ें ला के क्या हमको और भी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती? नहीं, ये तो जिसे कहना चाहिए, देखिए क्या होता है कि ये एक नीतिगत फैसला है, ये नीति है। जैसे मान लीजिए, जब आपकी कार्यवाही का या आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो आपकी भर्त्सना करेगा, आप पर व्यक्तिगत अटैक करेगा, और वो जो है इधर मुड़ जाएगा, उधर मोड़ देगा। जैसे कि हम लोग जब प्रश्न उठाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप बहुत तेज बोलते हैं, आपकी आवाज़ बहुत तेज है। अरे भाई, प्रश्न देखो, आवाज़ को क्यों देख रहे हो? तो उसी तरह जब देखा कि अब एक सकारात्मक सृजन के तहत बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज कहीं ना कहीं अब अपनी इस वैज्ञानिक बन रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं तरक्की करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तो और देखिए कि अभी महाराष्ट्र के अंदर पता चला फॉरेन जो वो मिलता था वजीफा, यानी कि स्कॉलरशिप, वो भी रोक दिया गया, कर्नाटका भी रोक रहा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी प्रगति को बाधित करने वाला फैसला हो सकता है। तो कहीं इस तरह से जब आगे जो हम लोग आ रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब ये कहते हैं कि आपके पास डिग्बो नहीं, मेरिट नहीं है, और जब मेरिट की बात आती है तो फिर ये तरीके अपनाने लगते हैं। नहीं, देखिए मेरिट की तो कोई परिभाषा नहीं है, योग्यता की कोई परिभाषा नहीं है। मैं समाजशास्त्री हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैंने बहुत सारी डिक्शनरी देखी, समाजशास्त्र की डिक्शनरी भी देखी, मैंने जनरल डिक्शनरी भी देखी, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि मेरिट को जो है आप परिभाषित कर पा रहे हैं या उसकी कोई परिभाषा है। मेरिट क्या हो गई बाद में, एक इम्तिहान में आपके प्राप्तांक, वही आपकी मेरिट है। अगर किसी को 70% मिले हैं तो वो, और किसी को 60 मिले हैं तो 70 वाला मेरिटोरियस, किसी को 80 मिले तो वो और मेरिटोरियस। लेकिन हमको ये पता चल गया है आज के समय में कि नंबर को हम योग्यता से नहीं नाप सकते, क्योंकि नंबर पाने के बहुत सारे मार्ग होते हैं। नीट का फैसला भी आ गया है, नीट के फैसला बता रहा है कि किनको किनको पहले ही सॉल्व होके मिल गए, तो क्या ये उनकी योग्यता है ना? नंबर उनको तो मिल गए, उनकी क्या योग्यता है? और कभी कभी नंबर जो हैं वो आपके सांस्कृतिक पूंजी की तरफ से मिल जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ,
अब मुझे बताया जा रहा है ए फॉर एप्पल। अब किसी ने एप्पल देखा भी है, किसी ने एप्पल खाया भी है और वही किताब में जाके पढ़ रहा है, तो इसके लिए तो वो रिवीजन हो गया, तो उसको जल्दी दिमाग में बैठ गया। साला मैंने आज तक कभी एप्पल देखा नहीं था और मुझे किताब में पढ़ना पड़ा ये फॉर एप्पल, तो मेरी जो कल्पना शक्ति है वो नहीं उससे जुड़ पा रही है, इसलिए मैं पीछे हो गया। मेरे को बताया गया एम फॉर मदर, अब मुझे तो अम्मा कहना सिखाया गया, तो मैं कैसे कहूँ कि मदर क्या होती है। या एच फॉर हाउस, यहाँ तो हट है मेरी, तो मैं हट को हाउस से कैसे डेव, तो जो जिसे कहते हैं मानसिकता के आधार पर जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंदर सवर्ण समाज की सांस्कृतिक पूंजी को ही पाठ्यक्रम बना दिया गया, और जब हमने पढ़ा तो उसके लिए तो रिवीजन, हमारे लिए कंफ्यूजन, तो हमारे को नंबर कम नहीं मिलेगा, और इसके लिए कह दिया कि आप मेरिटोरियस नहीं हैं, वो मेरिटोरियस है। तो नंबर जो प्राप्तांक होते हैं वो कई प्रकार से आते हैं। एक तो करिकुलम हो गया, दूसरा आपके पास ट्यूशन भी था, आपकी अम्मा भी पढ़ी, चाचा भी पढ़े, भाई भी पढ़े, भैया ये बता दो, हमारे यहाँ अब बप्पा बताए दो तो एक थप्पड़ और पढ़ी है, हमसे कहा पूछा था, नहीं पूछ रहे हैं, स्कूल में कहाँ नहीं पढ़ा था, पता चला घर में कोई ठिकाना भी नहीं पढ़ने का, उनके यहाँ तो स्पेशल रूम है, तो इसलिए बट नेचुरल है कि वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर आप नंबर ज़्यादा आ जाएगा तो कहेंगे आप योग्य हैं। फिर संसाधनों का बंटवारा क्यों नहीं कर रहे? तो ये तो भाई बहुत पहले से हुआ, बहुत पहले से बात कही जा रही है कि अगर आप प्रतिनिधित्व देंगे तो संसाधन भी आ जाएंगे, लेकिन ना शिक्षा में आपने प्रतिनिधित्व दिया, ना जो है खेत खलियान। जब आपसे कहा गया था कि आप पट्टा बांट दीजिए, कहीं नहीं बांटा गया पट्टा, पट्टे दिए गए लेकिन कब्जे नहीं दिए गए, और पट्टा दिया गया तो जो है गीली जमीन में दे दिया गया, ना वो खेती के लायक और ना ही रहने के लायक, ना किसानी के लायक, दलदल में और चरवाहे और हरवाहे की जिंदगी जीते रहे। लास्ट सवाल है सर, एक अभी बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इस स्थिति को, जो रिजर्वेशन पे जो डिसीजन आया है, उन्होंने आपात स्थिति बताया है, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले को सीधे सीधे संविधान सम्मत नहीं है ये बात कह दी, तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़े लीडर की निशानी है, और इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो दलितों की सबसे बड़ी लीडर हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे लीडर भी हैं, उनको भी संविधान, अभी तो कुछ मोछे ऐंठने वाले भी आ गए, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए था कि, लेकिन ये देखते उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोट कौन लेता, लेकिन बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नोट लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अखिल भारतीय दल है वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी है, और उनकी लीडर का संज्ञान लेना, यानी कि इसको जो दूसरे दल हैं वो इसको सीरियस लेंगे। तो बहन जी ने अपना वक्तव्य दे करके, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कह करके इस मुद्दे को और भी संजीदा बना दिया है, और भी पार्टियों से किया है कि वो अपनी मंशा जाहिर करें इस मुद्दे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई ये सब मिली जुली भगत है उनकी, कि कांग्रेस बोल नहीं रही है, उन्होंने क्यों नहीं बोला अभी तक, और जो है जो भाजपा है उसने कौन से जनरल को भेजा, सॉलिसिटर जनरल को, अटॉर्नी जनरल को भेजा, तो क्या कहा उन्होंने, क्या क्यों नहीं ठीक से पैरवी करी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं ठीक से पैरवी करी, और बहन जी ने जो सबसे बड़ी मांग की है ये, और बहन जी ने एक मुद्दा और भी उठाया, बहन जी ने उठाया कि जब प्रमोशन में आरक्षण था तो उसका बिल समाजवादी पार्टी के एमपी ने पार्लियामेंट में फाड़ा, तो ऐसे लोग कैसे आरक्षण को बचा लेंगे, जो कि आरक्षण देने के बिल को फाड़ दें वो कैसे बचा लेंगे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, और दूसरी तरफ उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया कि भाई आप क्यों नहीं जो है इसको आगे बढ़ा रहे हो, और सब पार्टियों को खड़ा करके उन्होंने कहा कि अगर संविधान को अगर बचाना है, आरक्षण को बचाना है खत्म होने से, तो इसको बाकायदा एक तरह से उन्होंने गुजारिश करी कि न्यायालय से भी, उच्चतम न्यायालय से भी, कि भाई इसको बदले देखें। दूसरा, उन्होंने सरकार से भी अपील करी कि इसको देखें, और देखने के बाद इसमें संशोधन लाएं, संशोधन जब हो जाएगा तो इसको नवी सूची में, संविधान की नवी सूची में डाल दें, जो अगर नवी सूची में चला गया 9th शेड्यूल में, तो फिर इसको बार बार जो छेड़ा जाता है, बार बार इसका आकलन किया जाता है, वो नहीं किया जाएगा। तो एक बार जिसे डिसाइड हो गया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात जो है बहन जी ने कही है, और हमको इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद।